जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। Hi guys, on the occasion of India's 77th Independence Day, welcome back to my channel Opu's Footsteps with a new vlog. पिछले कई सालों से टीवी में, न्यूज़पेपर में यही बहस चल रहा है कि स्कूल के हिस्ट्री बुक्स में क्या सब कुछ सही से दिया हुआ है या कुछ चीजों को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया है और कुछ चीजों को कम इम्पोर्टेंस दिया है। तो आज मैं ऐसे ही कुछ फैक्ट्स लेके आपके सामने आई हूँ जिनकी इम्पोर्टेंस शायद स्कूल के हिस्ट्री बुक्स में कम हो, लेकिन उनकी इम्पोर्टेंस हमारी भारत की आजादी में क्या सचमुच कम है। तो ये वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए और आप खुद डिसाइड कीजिए कि उनका इम्पोर्टेंस ज्यादा है या कम। And also please do like, share and subscribe to my channel. ये कहानी शुरू होती है 1942 में। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पे था और एक्सिस फोर्सेस की जीत ने इंग्लैंड और बाकी अलाइड फोर्सेस को मजबूर कर दिया था कि वो अपने कुछ कॉलोनीज से पीछे हट जाए। तो इसी दौरान 1915 से जापान में रहने वाले भारतीय क्रांतिकारी रासबिहारी बोस ने जापानीज सरकार के साथ हाथ मिलाकर आजाद हिंद लीग यानी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का निर्माण किया। कुछ महीने बाद जब ब्रिटिश फौज ने साउथ ईस्ट एशिया में जापानीज फौज के हाथ खुद को सरेंडर किया, आजाद हिंद लीग ने उसी मौके का फायदा उठाया और जापानीज हिंदुस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर को यही सुझाव दिया कि वो आगे आए और अपने देश के लिए लड़े। और सिंगापुर का फेरर पार्क आज भी गवाह है उस दिन का, जिस दिन जापानीज ऑफिसर मेजर इवाइची फुजीवारा और इंडियन ऑफिसर कैप्टन मोहन सिंह ने 45,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर को मोटिवेट किया कि वो आगे आए और भारत के लिए लड़े। सितंबर 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ और इंडियन नेशनल आर्मी जोर शोर से अपनी तैयारी शुरू कर। लेकिन जैसे जैसे उनकी तैयारी बढ़ती गई वैसे वैसे जापानीज का मोहन सिंह पर विश्वास घटता गया। उनके मन में जैसे डर बैठ गया। उनको लगा शायद मोहन सिंह बाकी आईएनए के सैनिकों को उनके ही खिलाफ न भड़का दे। इसीलिए जापानीज ने मोहन सिंह को आईएनए के अपने पद से हटा दिया। जुलाई 1943 में रासबिहारी बोस ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी और भारत के सबसे वीर स्वतंत्रता क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रण किया सिंगापुर आने के लिए। नेताजी सिंगापुर आए और यहाँ पे भारतीय जनशक्ति को एकत्रित किया और उनको मोटिवेट किया ताकि वो अपने मातृभूमि के लिए लड़े। I do not know how many of us who are going to participate in the coming battles will survive to see India free. But whether we survive or not, we are confident that India shall be free. आज 2023 में खड़े होके हम यूनिटी, डाइवर्सिटी, नेशनलिज्म इन सब की बातें करते हैं, लेकिन 1942 में ही नेताजी ने एक सेना बनाया था जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सब एकत्रित होके अपने मातृभूमि को आजाद करने के लिए लड़े थे। आने वाले महीनों में नेताजी ने इंडियन नेशनल आर्मी को 5 टुकड़ियों में भाग कर दिया, जिनको भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों का नाम दिया गया। गांधी, नेहरू, आजाद, सुभाष और रानी झांसी, जिसमें रानी झांसी एक ऑल वुमेन फोर्स था। तो आप सोचिए 1942 में आज हम खड़े हैं 2023 में, मतलब 81 इयर्स पहले नेताजी कितने आगे का सोच रखते थे। यूनिटी का इम्पोर्टेंस उनको समझ में आता था। एक रेवोल्यूशनरी सोच लेके वो हमेशा चलते थे और उन्होंने जो 5 ब्रिगेड बनाया उनमें से एक ब्रिगेड रानी झांसी के नाम से उन्होंने बनाया, जो ऑल
वुमेन फोर्स से बना था। सिर्फ लड़कियों को लेके उन्होंने ये ब्रिगेड बनाया था। आज हम 2020 21st सेंचुरी आप ले लीजिए, यहाँ पे खड़े होके हम बोलते हैं कि जेंडर इक्वालिटी मतलब देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन। लेकिन ये आदमी 81 इयर्स पहले ये जेंडर इक्वालिटी का सोच लेके इन्होंने ये रानी झांसी ब्रिगेड बनाया था और ये सोच लेके ही नेताजी आगे बढ़े थे। आज भी सिंगापुर के कैथे बिल्डिंग को 21 अक्टूबर 1943 का वो दिन याद होगा जिस दिन नेताजी ने पहली बार आजाद हिंदुस्तान का ऐलान किया और आजाद हिंदुस्तान की पहली सरकार निर्माण की थी, जिसमें उन्होंने खुद को ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध की मंत्री घोषणा की थी। तो मैं फिलहाल खड़ी हूँ कैथे बिल्डिंग के सामने। तो यही है वो कैथे बिल्डिंग जहाँ पे 21 अक्टूबर 1943 नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने प्रोक्लेमेशन किया था ऑफ अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद और फ्री इंडिया। फाइनली इंडियन नेशनल आर्मी को अपनी 1.5 साल की तैयारी का प्रदर्शन करने मिला जब 23 अक्टूबर 1943 नेताजी ने इंग्लैंड और यूएस के खिलाफ जंग का ऐलान किया। आईएनए का हेडक्वार्टर्स बर्मा के रंगून में शिफ्ट कर दिया गया। जब नेताजी आईएनए का स्थापना किए थे तब उन्होंने भारत को एक नया चीज दिया और वो था खूनी हस्ताक्षर। बर्मा में अपने भाषण देते हुए अपने देश के लोगों को उन्होंने बोला था कि अगर तुम्हें अपने देश के लिए कुछ करना है तो मुझे अपने हस्ताक्षर खून से लिख के दो। गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। हजार लोग आगे आए और अपने हस्ताक्षर खून से लिख के दिए और अपने देश के लिए मर मिटने का शपथ लिया। नेताजी के भाषण से प्रोत्साहित होके मार्च 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों ने बर्मा क्रॉस किया और भारत के जमीन पे अपना पैर रखा। उन्होंने मणिपुर के मोइरांग शहर को जीता और वहां पे पहली बार आजाद हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया। 1944 के एंड आते आते आईएनए का गिरना शुरू हो गया। ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने नॉर्थ ईस्ट में जब अपनी सेनाओं को आगे बढ़ाना शुरू किया तब आईएनए ना सिर्फ इम्फाल और कोहिमा का जंग हार गए बल्कि अपने बहुत सारे सैनिकों को भी वो गवा बैठे और 1945 में जापान और एक्सिस फोर्सेस की हार के साथ साथ वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म होने को आया और उसी टाइम जापान ने बड़ी चालाकी के साथ आईएनए को पीछे छोड़ के बर्मा से वापस लौट गए। उन्होंने नेताजी को भी ये सुझाव दिया था कि वो भी लौट जाए, लेकिन नेताजी ने बड़ी वीरता के साथ अपने आईएनए को सुरक्षित रखने का डिसीजन लिया और तभी शुरू हुआ आईएनए का सिंगापुर और थाईलैंड की तरफ पैदल मार्च। अगस्त 1945 आखिरकार जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में अपना हार स्वीकार किया और इंडियन नेशनल आर्मी भी मजबूर हो गए अपना हार स्वीकार करने, जिसके बाद नेताजी ने सिंगापुर के एक रेडियो ब्रॉडकास्ट से दुनिया भर के भारतीयों को धन्यवाद किया जिन्होंने भारत की आजादी के लिए कोई भी कुर्बानी दी हो। अगस्त में जापान के सरेंडर करने के कुछ हफ्ते पहले 8 जुलाई 1945 सिंगापुर के एस्प्लेनेड पार्क में नेताजी ने इंडियन नेशनल आर्मी के उन अनगिनत वीरों के सम्मान में एक मॉन्यूमेंट का स्थापना किया था। लेकिन जापान के हार के बाद जब ब्रिटिश ने दोबारा सिंगापुर को कब्जा कर लिया तब लॉर्ड माउंटबैटन के आदेश पर वही मॉन्यूमेंट को तोड़वा दिया गया। भारत की आजादी की 48 साल बाद 1995 में सिंगापुर के नेशनल हेरिटेज बोर्ड ने टू कमेमोरेट द 50 इयर्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये मॉन्यूमेंट दोबारा से उन्होंने बनवाया। आईएनए का जो मोटो था इत्तेहाद मतलब यूनिटी, इत्माद मतलब फेथ और कुर्बानी मतलब सैक्रिफाइस, ये ओरिजिनल मॉन्यूमेंट में भी लिखा हुआ था और ये नए मॉन्यूमेंट में भी लिखा हुआ है। मुझे तो ये सोच के बहुत गर्व होता है कि सिंगापुर जैसे एक फॉरेन देश में भी हमारे भारतीय फ्रीडम फाइटर्स को इतना ज्यादा मान्यता दिया गया है, उनको याद किया गया है। आज 2023 में भारत के 77th इंडिपेंडेंस डे में
भारत के उन शहीदों को जिनके नाम हम भूल चुके हैं, उनको मेरा सलाम। और मैं ये गुजारिश करूंगी कि आप भी उनको याद करके उनका नमन करें। तो इसके साथ ही मैं आज मेरा ये वीडियो खत्म करती हूँ और मैं ये आशा करूंगी कि ये वीडियो देखने के बाद आपको और भी ज्यादा गर्व होगा कि आप हिंदुस्तान जैसे देश के देशवासी हो जिसमें नेताजी जैसे वीरों ने जन्म लिया था। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और सब्सक्राइब करने के टाइम पे बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।